वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप डी 2024 के जितने भी डाउट्स हैं जो बहाली आने वाली है उसमें जितने भी आपको डाउट्स हैं सारे डाउट्स को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे कौन कौन सी पोस्ट आने वाली है, सैलरी कितनी होगी, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाली है, टोटल पोस्ट कितनी आ रही है, सिलेबस क्या होगा और ITA वालों के लिए क्या सीट होने वाला है और नॉन ITA वालों के लिए क्या सीट होने वाला है। मतलब सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम उपलब्ध कराने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2024 में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला होता है अप्लाई करना, सेकंड होता है CBT, थर्ड होता है पेट, फोर्थ होता है मेडिकल और फिफ्थ होता है DB। ये 5 प्रक्रिया से अगर आप गुजर जाते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। चलिए अब एक एक करके सारे प्रक्रिया के बारे में हम समझते हैं। पहला है आपका अप्लाई। अप्लाई क्या होता है तो कैसे करते हैं समझिए। पहले अप्लाई जो होता है इसमें ऑनलाइन मोड में किया जाता है, यानी आपको ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से ही करना होगा, पहला कंडीशन। चलिए अगले पार्ट को समझते हैं। अगला पार्ट कहता है कि फ़ी क्या हो। फ़ी में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि क्या फ़ी होने वाला है। चलिए इस डाउट को क्लियर करते हैं। जनरल OBC वाले को 500 रुपये लगेगा, SC ST वाले को 250 और फीमेल चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो उसको केवल 250 रुपया लगेगा। और ये भी आपको ध्यान रखिएगा ऑनलाइन मोड से आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं पेमेंट करना तो इसको एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको ऑनलाइन माध्यम से ही इसको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए अगले पार्ट को इसको हम समझते हैं। अगला पार्ट से क्वेश्चन आता है, रीजनिंग से आता है, जनरल साइंस से आता है और करंट अफेयर्स से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबका वेटेज आपको हम बता देते हैं। मैथ 25 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग 30 नंबर, जनरल साइंस 25 नंबर और करंट अफेयर 20 नंबर का प्रश्न। इसमें कुल मिला के 100 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है। चलिए अब अगला इसको हम समझते हैं मैथ में क्या पूछा जाता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ का अगर हम बात करें तो मैथ में जो पूछा जाता है वो नंबर सिस्टम से प्रश्न रहता है, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलोमेट्रिक स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टेंस। ये सारे टॉपिक से कुल मिला के आपको 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मॉडरेट होते हैं, कुछ सिंपल भी होते हैं। चलिए अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है आपका रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग सिलेबस में कहता है कि रीजनिंग में आपको कुल मिला के 30 नंबर का प्रश्न आपको आता है, जो आता है एनालॉजिक से, अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सेलोलॉजी, जूमलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। इस सब से ये पूरे टॉपिक से मिला करके आपको 30 नंबर के प्रश्न को पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है आपका साइंस का। साइंस में क्या कहता है, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल या CBSE, यानी 10वां क्लास का तक का जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उससे आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका वेटेज आपको होता है 25 नंबर का प्रश्न आपको साइंस से पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका करंट अफेयर का। इसमें क्या कहता है कि जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी करंट अफेयर पे आधारित जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। और अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक से भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को इसमें मिल सकता है। चलिए अगले चीज़ को हम समझते हैं। अगला में कहता है एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, यानी कितना समय आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, ये तो पता होगा, समय कितना मिलने वाला है। तो देखिएगा ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज ओनली 90 मिनट्स, केवल 1.5 घंटे का आपको समय यानी 90 मिनट का समय मिलने वाला है 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए अगले पार्ट को समझते हैं। अगला पार्ट है आपका कहता है निगेटिव मार्किंग है या नहीं। ये सबसे बड़ी बात होती है, बहुत बच्चा को ये पता नहीं होता निगेटिव है या नहीं है, तो एक बगल से रंगना शुरू कर दे, जो कि बहुत ही गलत बात है। निगेटिव मार्किंग इसमें है, क्या है उसको देखिए। If there are 3 wrong answers then 1 correct mark will be deducted। मतलब अगर आप 3 गलत बनाते हैं तो 1 सही नंबर आपका काट लिया जाएगा। अगर आप 3 गलत बना दिए तो 1 सही काटा जाएगा, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग इसमें है। चलिए अगले पार्ट को समझते हैं। अगला पार्ट कहता है आपको पेट फॉर बॉयज। पेट जो होता है वो बॉयज़ के लिए होता है और गर्ल्स के लिए भी होता है। तो पहले हम जानेंगे बॉयज़ के लिए पेट में बॉयज़ के लिए क्या कंडीशन होता है और गर्ल्स के लिए क्या कंडीशन होता है। पहले हम जानेंगे कि बॉयज़ का इसमें कंडीशन क्या होता है। बॉयज़ में बोला गया है शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट
फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। मतलब ये हुआ कि आपको 35 केजी का वजन उठाना है। मान लीजिए 35 केजी का आपको वजन उठाना है, 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी आपको चल के तय करना है बिना रखे, और एक ही चांस आपको मिलने वाला है। अगला इसमें कहता है शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स इन 1 चांस। और दूसरा कंडीशन कहता है कि 1000 मीटर आपको दूरी तय करनी है 4 मिनट और 15 सेकेंड में। इसके लिए आपको केवल और केवल एक चांस मिलेगा। अगर आप रिटर्न पास कर जाते हैं, पेट में फेल हो गए, तो आपको फेल ही माना जाएगा। अब चलते हैं लड़कियों के लिए क्या कंडीशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। लड़की के लिए कहता है शुड बी एबल टू लिफ्ट and carry 20 kg of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes in 1 chance without putting the weight down। मतलब लड़की लोगों को बोला गया है कि 20 kg का वजन आपको उठाना है और 100 मीटर की दूरी तय करनी है। उसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाएगा। और सेकंड कंडीशन कहता है शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 5 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। और सेकंड कंडीशन बोला गया है कि 1000 मीटर की दूरी आपको तय करनी है 5 मिनट और 40 सेकेंड, यानी 5.40 सेकेंड में आपको 1000 मीटर की दूरी तय करनी है। ये तो हो गया, पेट का सिलेबस हो गया, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का हो गया। चलिए अब अगले कंडीशन को देखते हैं। अगला कंडीशन क्या कहता है। अगला कंडीशन कहता है कि मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होने वाला है। यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे फ्लॉप मार जाते हैं कि वो मेडिकल स्टैंडर्ड को क्लियर नहीं कर पाते। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है पहला A1 नहीं होता, A2 A1 तो ALP के लिए आता है, A2 B1 B2 C1 C2। इस 5 कैटेगरी में अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तो आपको इसमें नौकरी मिल सकती है, बशर्ते आपका उस हिसाब से नंबर भी होना चाहिए। कि A2 ध्यान रखिएगा, A1 जो होता है वो ALP के लिए आता है। A1 ALP जिसमें 6/6 मांगा जाता है, तो A1 इसमें नहीं है। A2 आपको यहाँ पे है, B1 है, B2 C1 और C2। इसको हम बाद में पोस्ट के हिसाब से किस पोस्ट में A1 लगता है, A2 लगता है, किस पोस्ट में B2 लगता है, किस पोस्ट में B1 लगता है, किस पोस्ट में C1 लगेगा, किस पोस्ट में C2 मेडिकल मांगा जाएगा, ये पूरा निचोड़ आपको हम बताने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप जो कि डिपार्टमेंट में आता है मैकेनिकल में, इसके लिए अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए C1 इसमें रिक्वायर होता है। दूसरा है असिस्टेंट ब्रिज जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है, इसके लिए मेडिकल B1 आपको चाहिए। असिस्टेंट C&W मैकेनिकल में आता है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। असिस्टेंट डिपो स्टोर डिपार्टमेंट में आता है, C1 जो कि ये नॉन ITI पोस्ट है। ध्यान रखिएगा, ये नॉन ITI पोस्ट है। अगला है असिस्टेंट लोकोशेड डीजल मैकेनिकल में आता है, B1 आपको मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए इसमें। अगला है असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है, B1 आपको इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। अगला है असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको इसमें चाहिए। अगला है असिस्टेंट पॉइंट्समैन ट्रैफिक में आता है, A2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, यानी ये आपको नॉन ITI पोस्ट है। अगला है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम SNT डिपार्टमेंट, B1 ITI वाले के लिए आता है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड ITI वालों के लिए। असिस्टेंट TL&AC इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ITI वालों के लिए B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप में आता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। असिस्टेंट वर्कशॉप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। असिस्टेंट वर्कशॉप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। हॉस्पिटल अटेंडेंट मेडिकल डिपार्टमेंट में C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ITI वालों के लिए आता है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। अब आपको हम बताते हैं नॉन ITI वाले पोस्ट कौन से। नॉन ITI वाले पोस्ट के लिए आपको एक हो गया मेडिकल डिपार्टमेंट, एक हो गया ट्रैफिक डिपार्टमेंट और एक हो गया स्टोर। ये 3 पोस्ट जो हैं वो आप नॉन ITI वालों के लिए है, बाकी बस सारे पोस्ट ITI वालों के लिए है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट में होता है। अगर आप सारा चीज़ पास करके ऑनलाइन फॉर्म भर लिए, एग्जाम दे लिए, पेट हो आपका क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, अगर आप DV में छटा जाते हैं तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो DV के बारे में पहले अच्छे से DV क्या कहता है
It will be mandatory to show all original documents at the time of your document verification. आप जितना कुछ एंट्री करते हैं, बताते हैं कि हम इस चीज़ को पास कर चुके हैं, जैसे 10th हो गया, ITA हो गया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको उसका ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको उस समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर होंगे उनके सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो भी ऑनलाइन करते समय जो भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे बताएं कि ये सब चीज़ मेरे पास है, अगर उसमें एक भी कमी रहा तो आपको डिस्क्वालीफाई वहाँ पे कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन करते समय पुट करते हैं उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका ज्वाइनिंग लेटर। ये बहुत खुशी की चीज़ है, जब आप सारे चीज़ को क्रॉस करते हैं तो आपको मिलता है ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर में क्या होता है? ज्वाइनिंग लेटर विल बी सेंट टू योर होम वाया इंडिया पोस्ट। भारतीय पोस्ट डाक विभाग के द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर घर पे भेज दिया जाता है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आप उसको, उसमें कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं, उसको भर करके आप अपने जो जोन है वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, फिर आपको ज्वाइनिंग करा दी जाती है। ये प्रोसेस होता है यहाँ तक। अब बात करें सैलरी की। सैलरी तो बहुत ज़रूरी है, तो सैलरी किस पे डिपेंड करता है पहले उसको सैलरी। योर सैलरी डिपेंड्स ऑन योर ज्वाइनिंग सिटी दैट यू वर्क इन। ये उस पर जहाँ पहले उसका बेसिक पे होता है कि 5200 रुपये इसका बेसिक पे होता है, 19,000 समथिंग इसका 5200 से 19,000 के बीच में इसका बेसिक पे होता है। उसके बाद जो सिटी में आप ज्वाइनिंग लिए वो क्या मेट्रोपॉलिटन में आता है या गांव वाला शहर में आता है, तो उसके ऊपर महंगाई भत्ता बढ़कर मिलते हैं। तो आपको ऐसे तो मिनिमम आपको 30 तो मिलता ही मिलता है, कम से कम आपको 30 मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप महंगाई भत्ता वाले शहर में आ जाते हैं तो आपको 5-6 हज़ार प्लस मिलता है। मगर कुल मिलाकर बात किया जाए तो 5K और 7K का सैलरी में अंतर होता है, ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। इतना कुछ अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको नौकरी